नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं नितिका। तो आज क्रॉनिकल हम स्टार्ट करते हैं। अप्रैल मंथ की क्रॉनिकल आ चुकी है, जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय समाचार, आर्थिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। और जैसा कि मेरे हर मंथ के क्रॉनिकल में ये नई चीज़ तो आपको मिलती ही है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं ले आती हूँ क्रॉनिकल को, तो इस बार भी वही है और आप इसको देखिए। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपको लाभ हो सके। चलिए तो बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ए यानी कि नई दिल्ली। 20-21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत अमेरिका डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम सम्मेलन इंडस एस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत अमेरिका के मध्य रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना। जून 2023 में इंडस एक्स को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जनवरी 2024 को गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य होगा भारत के भविष्य के लिए प्रतिभा विकास पर रणनीति बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट करना। जो कि कभी कभी केवल उद्देश्य ही पूछ लेते हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको उद्देश्य भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 30 मार्च 1978, बी 25 मार्च 1975, सी 30 मार्च 1972 और डी 25 अप्रैल 1973। इसका सही आंसर होगा 30 मार्च 1978। इसकी स्थापना हुई थी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत, लेकिन इसने जो काम करना शुरू किया है वो 1979 से यानी 1979 से प्रारंभ किया। यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान हेतु शीर्ष सरकारी निकाय है ये। 12 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में यूनानी दिवस 2024 तथा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। सम्मेलन में यूनानी दिवस 2024 की थीम यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। इसकी थीम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पृथ्वी के कल्याण के लिए साझा जिम्मेदारी और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सहयोग के महत्व पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आप मंथ टू मंथ क्रॉनिकल कंप्लीट करते रहेंगे तो लास्ट टाइम पे एग्जाम के समय में ये रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम के लिए छोड़ेंगे तो फिर आपके करंट अफेयर सबसे ज़्यादा हैवी लगता है, जो याद नहीं होता है और क्वेश्चन तो इसके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये आप मंथली कंप्लीट करिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 फरवरी 2024 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन, देखिए ये मंत्रालय भी पूछा जा सकता है, 6 से 9 फरवरी तक गोवा में ये आयोजित हुआ है। भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है ये। सम्मेलन में नाइजीरिया, लीबिया, सूडान और घाना समेत 17 प्रमुख तेल उत्पादक देश के ऊर्जा मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? ऑप्शन है आपका लीबिया, बी नाइजीरिया, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी सऊदी अरब। इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को अमीरात के आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया।
इस मंदिर का नाम भी पूछ सकते हैं। तो बोस्टन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। नागर शैली में निर्मित अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण की शैली के समान राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया इसमें। 22 फरवरी 2024 को आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी डी वाई चंद्रचूड़ और डी है जगदीप धनखड़। इसका आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, 19 फरवरी 2024 को विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी राजस्थान। तो आंसर होगा इसका आपका डी राजस्थान के पाली जिले में। नेक्स्ट, 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वशिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र किस संस्था ने जारी किया? ऑप्शन आपके हैं चुनाव आयोग, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसका सही आंसर होगा बी नीति आयोग। नेक्स्ट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16-17 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो ऑप्शन है प्रयागराज, बी गोरखपुर, सी गाजियाबाद, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। हाल ही में मेसोलिथिक शैल चित्रों का कहाँ पता लगाया गया? तो इसका ऑप्शन है आपका तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में मिले हैं ये मतलब कि मेसोलिथिक शैल चित्र हिंदी में ये महापाषाणिक शैल चित्रों की बात की गई है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ईरान, सी इराक, डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। 12 से 14 फरवरी 2024 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व सरकार सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। यह इस सम्मेलन का 11वां संस्करण था। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। ये टाइपिंग गलत हुई है। विश्व सरकार सम्मेलन की स्थापना 2013 में हुई थी। एक वार्षिक वैश्विक सभा जिसका आयोजन प्रतिवर्ष दुबई में किया जाता है। भारत, तुर्की और कतर को इस सम्मेलन में अतिथि देश का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 9-10 फरवरी 2024 को आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या है? ऑप्शन है इसका हिंद महासागर का सतत विकास और सुरक्षा, बी हिंद महासागर संबंधित देशों की समृद्धि और सुरक्षा, सी एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, डी हिंद महासागर देश के मध्य आवागमन को सुदृढ़ करना। तो इसका सही आंसर होगा सी एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। छठा संस्करण 2023 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन होगा ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी होगा भारत। इसका सही आंसर है ए नेपाल। 15 से 19 फरवरी 2024 के मध्य नेपाल के काठमांडू में विश्व सामाजिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान को बढ़ावा। सम्मेलन की विषय वस्तु है एक और दुनिया संभव है। विश्व सामाजिक मंच की स्थापना 2001 में की गई थी।
नेक्स्ट, 20 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ था? ऑप्शन है हंगरी, बी चिली, सी माल्टा और डी वियतनाम। तो आईएसए को भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अवसर पर लॉन्च किया गया था, यानी कि COP21। तो माल्टा सिसिली इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। नेक्स्ट, किन देशों में भारत ने एकीकृत भुगतान सेवा UPI की शुरुआत की? तो इसमें मालदीव, वियतनाम, श्रीलंका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपका श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल। थर्ड ऑप्शन श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस। फोर्थ ऑप्शन मॉरिशस, इटली और फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने बनाया है। चलिए अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था जो समाप्त हुआ। देखिए क्रॉनिकल, अगर आपको पूरी क्रॉनिकल पढ़ना पड़े तो मुझे लगता है आराम से 3-4 दिन में आप कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आपको 1 घंटे सवा घंटे में मिलती है तो, और शॉर्ट टर्म में, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसको प्लीज़ आप पूरा देखें। चलिए राष्ट्रीय समाचार की ओर बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना और संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट, अभी 2-3 दिन से लगातार ये न्यूज़पेपर में अभी भी आ रहा है ये। तो ये मुद्दा ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना पर सर्वसम्मति से रोक लगाई गई है। चुनावी बॉन्ड का विक्रय करने वाले बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्ते में चुनाव आयोग के साथ सभी जानकारियां साझा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। तो चुनावी बॉन्ड होता क्या है? एक वचन पत्र या धारक बॉन्ड की प्रकृति का यह एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित हो। ये चुनावी बॉन्ड ये है कि कोई व्यक्ति अपना बिना नाम बताए, किसी में इसमें सार्वजनिक नाम नहीं किया जाता, और वो किसी भी दल को एक तरह से दान देते हैं ये लोग, तो वो उसको ओपन करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक। ये अभी विधेयक पास हो गया है राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से। इसके अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षाओं से तात्पर्य जो है वो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्रीय सरकार के विभागों द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वो सभी इस विधेयक के तहत आएंगी। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अपराध करने पर 3 से 10 वर्ष की कैद और 10 लाख से अधिक करोड़ रुपए तक का जुर्माना देय होगा। नेक्स्ट, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। संसद द्वारा विधेयक पारित। यह विधेयक जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन का प्रावधान करता है। अधिनियम में जल प्रदूषण रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करने के प्रावधान की बात की गई है। नेक्स्ट, संविधान ST आदेश संशोधन विधेयक 2024। ये विधेयक भी संसद के द्वारा पास हो गया है। इसमें आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करना है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश की ये जो हैं जनजातियां वो हैं बोडो पुरजा, खंड पुरजा, गोंडा, सवारी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना है। विधेयक में उड़ीसा में भी अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करना है। आदिम जनजातियों के जो 4 समुदाय हैं वो है पाउडी भुइया, चुक्तिया भुंजिया, बोडा और माकड़िया एवं 46 अन्य। तो देखिए ये जो आंध्र प्रदेश की 3-4 हैं ये, और ये उड़ीसा की 3-4 हैं, ये आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जनजाति या ये कहाँ पाई जाती हैं, तो वो आपको आंसर करना होता है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय का फीफा के साथ समझौता हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फेडरेशन इंटरनेशनल दी
फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा के सहयोग से देश भर के स्कूली छात्रों के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। उद्देश्य है इसका फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शिक्षा प्रणाली में निर्वाचित रूप से शामिल करना है। इसमें लड़के और लड़कियों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार पर फुटबॉल की पहुंच को विस्तारित करना है। और जो ये कार्यक्रम शुरुआत फुटबॉल की गई है, ये सबसे पहले उड़ीसा के 17 जिले के स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य है भारत के स्वास्थ्य सेवा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाना, इसके दर्शन मतलब, और इसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी को शामिल करते हुए भारत की समृद्ध उपचार परंपरा को गतिशील करना। उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 1 फरवरी 2024 को उच्च सदन में 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का गठन किया है। इसमें 8 सदस्यों में 4 महिलाएं हैं। सभापति और उपसभापति के उपस्थित न होने पर उच्च सदन के कार्यवाही का संचालन पैनल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, आईबीसी के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे की सिफारिश। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत एक स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे की जो सिफारिश की गई वो किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता में, जो कि पूर्व कानून सचिव थे। अब कला एवं संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं। श्री कल्की धाम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इसमें मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे जहां भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। मंदिर की वास्तुकला वो अयोध्या के राम मंदिर के समान है। मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा है। देखिए, ये मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा, और जो अभी संयुक्त अरब अमीरात में मंदिर का जो उद्घाटन किया गया वो भी 108 फीट ऊंचा है, वो भी नागर शैली में है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्की भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी 9 रूप पहले ही पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ये मेला 2 से 18 फरवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। मेले में तंजानिया साझेदारी राष्ट्र के रूप में इसको दिया गया। मेले की थीम थी गुजरात राज्य पर आधारित। मेला का पहली बार आयोजन 1987 में किया गया था। जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जथारा। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम में आयोजित किया गया। देवी और देवताओं के सम्मान में आयोजित किया जाने वाला तेलंगाना का एक आदिवासी त्योहार है। तेलंगाना सरकार का ये एक राज्य त्योहार है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जरूर मिलेगा, तो तेलंगाना याद रखिएगा। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा 5 फरवरी 2024 को इसकी आधारशिला रखी गई। ये हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना की जाएगी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी की कोटरावई मूर्तिकला। पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु में 8वीं शताब्दी की मूर्तिकला का पता लगाया जो पल्लव कला से संबंधित है। 8वीं शताब्दी के पल्लव कला के दौरान स्लैब पत्थरों का से ये निर्मित की गई थी। पल्लव राजवंश द्रविड़ वास्तुकला विशेषकर मंदिर निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव राजवंश 9वीं शताब्दी की प्रमुख दक्षिण भारतीय शक्ति थी जिसका शासन उत्तरी तमिलनाडु में, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में था। उत्पत्ति आंध्र सातवाहनों से हुई थी। इनकी 4वीं शताब्दी ईस्वी में कांचीपुरम को अपनी राजधानी के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नवा रायसीना संवाद नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस संवाद के मुख्य अतिथि थे। ग्रीस के
रायसीना संवाद भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आधारित इस संस्करण का विषय था चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इस बैठक का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, एक्ट ईस्ट फॉर्म की 7वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में 19 फरवरी 2024 को हुआ। ये फोरम है। फोरम के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और दूसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर तथा इस क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ भारत ट्रैक 1.5 संवाद। चरमपंथियों द्वारा मानव रहित हवाई प्रणालियों के उपयोग का मुकाबला करने हेतु पहले यूरोपीय संघ भारत ट्रैक 1.5 संवाद बैठक 8 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, भारत और ताइवान के मध्य प्रवासन एवं गतिशील समझौता। यह समझौता विभिन्न देशों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा प्रदान करेगा। अब ये केवल एक एक पॉइंट है जिसमें आपको कजाकिस्तान के कौन से नए प्रधानमंत्री बने, यमन के कौन से बने, तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं, तो आपको नाम याद होना चाहिए। तो उल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीयों के लिए ईरान की मुफ्त वीज़ा पॉलिसी। केवल पर्यटन उद्देश्य के अंतर्गत इसे वैध किया गया है। भारतीय नागरिक 15 दिन के अधिकतम प्रवास के लिए प्रत्यक्ष 6 महीने में एक बार ईरान में प्रवेश कर सकेंगे। मलेशिया के 17वें राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। 1957 में जब मलेशिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, उसके बाद से विश्व की एकमात्र ऐसी व्यवस्था जिसके तहत 9 शाही परिवारों के मुखिया हर 5 वर्ष में बारी बारी से राजा बनते हैं। 3 अफ्रीकी देशों द्वारा इकोवास से अलग होने की घोषणा की गई। ये 3 देश याद रखिए, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। ये पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा की इन्होंने। इकोवास पश्चिमी अफ्रीका में स्थित 15 देश का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। जापान का 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव, ये महोत्सव अब समाप्त कर दिया गया है। जापान का प्राचीन नग्न पुरुष उत्सव या सोमिनसाई उत्सव का हाल में ही समापन कर दिया गया है। आर्थिकी, घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि। तो ये तो पूछेंगे नहीं कि कितना वृद्धि, क्या, ये सब मतलब नहीं है। केवल विंडफॉल टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, किस पर लागू किया गया, क्या चीज़ है, बस इतना। तो ये निर्णय जो है 16 फरवरी 2024 से प्रभावी होना तय किया गया। टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है। भारत में सबसे पहले विंडफॉल टैक्स जुलाई 2022 से लगाए गए। विंडफॉल टैक्स ऐसी स्थिति में किसी इंडस्ट्री पर लगाए जाते हैं जहां कंपनियों को अचानक ऊंचा मुनाफा होता है। विंडफॉल टैक्स आम टैक्स दरों के ऊपर अतिरिक्त कर माना जाता है। भारत के विकास दर 6.7% होने का अनुमान। जैसे अगर मान लो कोई 1-2 महीने में परीक्षा है तो ये क्वेश्चन एक आध डाल देते हैं कि IMF ने कितना कहा या कि कोई और संस्था का नाम देंगे कितना, तो ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 30 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में 6.7 होने का अनुमान लगाया गया है। तो IMF की ये रिपोर्ट याद रखिए। जापान तीसरी से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी जापान जो है तीसरे पायदान से चौथे पायदान पर अब आ गया है। 2023 की अंतिम तिमाही में संकुचन और जर्मनी से पीछे रहने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। चीन दूसरे स्थान पर है जो मजबूती के साथ बना हुआ है। अमेरिका पहले स्थान पर है। अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन। गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार हो गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। गगनयान मिशन इसरो द्वारा विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। जिलोंग 3 रॉकेट, ये चीन का है। सीधे सीधे ये भी पूछ लेते हैं कि जिलोंग 3 किस देश से संबंधित है जिसका सफल परीक्षण किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ये चीन, जिसने कि 9 उपग्रह का परीक्षण किया।
देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट हुआ है। आईआईटी कानपुर द्वारा टनल का विकास हुआ। प्रोफेसर इब्राहिम शुगर्नो और उनकी टीम के द्वारा इसे तैयार किया गया। सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 11 फरवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी स्वामी पोर्टल को लॉन्च किया गया। स्वाति है ये। स्वाति पोर्टल से तात्पर्य साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला निजी स्पेसक्राफ्ट। अमेरिका के हॉस्टस में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हो गया है। ओडिसियस चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट है। अमेरिका दूसरा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है। इससे पहले 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की गई थी। यानी पहले पोजीशन पर इंडिया है और सेकंड पर अमेरिका की ये प्राइवेट कंपनी है जिसने कि लॉन्च किया। चलिए ठीक है, आज यहीं तक, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।